प्रभाकर का छोटा सा परिवार था। उसकी पत्नी सुधा एक हाउसवाइफ थी। प्रभाकर अच्छी पोस्ट पर अधिकारी थे। काफ़ी रौब था उनका। सब ऑफिस में उनसे डरते थे। इसी कारण उनके कोई खास मित्र आदि भी नहीं थे। हाँ, राघव उनके बचपन के मित्र थे। उनसे उनकी गहरी छंती थी। ऑफिस वाला अनुशासन वह घर पर भी रखते थे। घर में डांट फटकार बस यही करते थे। उनके 2 संतानें थीं। बड़ी लड़की का नाम मेघा था। वह पढ़ाई में बहुत तेज थी एवं स्कूल में हमेशा प्रथम आती थी। प्रशांत, उसका छोटा भाई, बचपन से ही बड़ा शरारती और चंचल था। उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। वह हमेशा खेल कूद में लगा रहता था। इसी कारण उसे हमेशा डांट पड़ती रहती थी, पर वह इन सब की परवाह नहीं करता था। एक बार प्रशांत के स्कूल से शिकायत आई। पापा ने उसे बहुत डांटा। प्रशांत रोते हुए अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ, पापा मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। माँ ने प्यार से समझाया, इस डांट में ही उनका दुलार छुपा है, प्यार छुपा है। हमेशा इसीलिए डांटते हैं ताकि तू पढ़ लिख कर काबिल इंसान बने। देख, दीदी को कभी डांट नहीं पड़ती क्योंकि वह शरारत नहीं करती और पढ़ाई में हमेशा अव्वल आती है। माँ बाप के लिए बच्चों में इस प्रकार का कंपैरिजन करना घातक होता है। बच्चों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्रशांत के दिल पर भी इसका गलत असर पड़ा और वह अधिक उद्दंडी हो गया। विवश होकर प्रभाकर को उसे शिमला के एक बोर्डिंग स्कूल में भर्ती कराना पड़ा। प्रशांत बहुत दुखी हुआ, रोया, चिल्लाया, पर प्रभाकर अपने फैसले पर अटल रहे क्योंकि वह तो प्रशांत के उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे थे। पर इस सब का प्रशांत के मन पर बुरा प्रभाव पड़ता गया। वह प्रभाकर से मन ही मन नफरत करने लगा। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, पिता पुत्र के बीच की खाई गहरी होती गई। दूरियां इतनी बढ़ गईं कि प्रभाकर जब बोर्डिंग स्कूल आते तो प्रशांत उनसे मिलने भी नहीं आता। प्रशांत अपने पिता से रिश्ता खत्म कर देना चाहता था, पर उसे यह मालूम नहीं था कि दिल के रिश्ते कभी खत्म नहीं होते, बस कभी कभी खामोश हो जाते हैं, उन पर धूल जमा हो जाती है। स्कूल के प्रिंसिपल ने प्रभाकर को बताया कि प्रशांत पढ़ने लिखने में तो औसत है, पर खेल कूद, नाटक, अन्य प्रतियोगिताओं में बढ़िया करता है। लेकिन प्रभाकर मानते थे कि मात्र खेलने कूदने से सफलता हासिल नहीं होती। वह प्रशांत को अपने से भी बड़ा अधिकारी बनते हुए देखना चाहते थे। दिन, महीने, साल बीतते गए। मेगा प्रतियोगिता में उत्तीर्ण होकर बैंक में चयनित हो गई, लेकिन प्रशांत किसी भी प्रतियोगिता में चयनित नहीं हुआ। हालांकि अपने लंबे चौड़े कद, आकर्षक चेहरे के वजह से वह एक हीरो जैसा लगने लगा था। स्कूल के दिनों में भी वह क्लास से ज़्यादा रंगमंच में मिलता, अभिनय करता हुआ और सबकी वाहवाही लूटता हुआ। इसी कारण प्रशांत फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहता था। प्रभाकर के सामने उसकी एक न चली। पिता पुत्र के झगड़े से क्लेश होता और एक दिन तंग आकर प्रशांत ने घर छोड़ दिया। माँ ने रोकने की बहुत कोशिश की, परंतु प्रभाकर ने उन्हें रोक दिया। कहा, प्रशांत ने अभी जमाने की ठोकरें नहीं खाई हैं। जब उसे आटे दाल का भाव मालूम पड़ेगा तो वह खुद ब खुद वापस आ जाएगा। लेकिन प्रशांत नहीं आया। सफलता पाने के लिए प्रशांत ने दिन रात मेहनत की। उसने अपनी प्रोफाइल फ़ोटो और अपनी आवाज़ की छोटी छोटी टेप बनाई। उसे लेकर वह सुबह ही निकल जाता, स्टूडियो को चक्कर लगाता और अपनी प्रोफाइल फ़ोटो और टेप की हुई आवाज़ डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स को सुनाता। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छाँव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंजो गम की स्याही जो दिल पे छाई है, तेरी नज़र की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो न सका। मगर ये हो न सका और अब ये आलम है, तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरज़ू भी नहीं।
न कोई राह, न मंजिल, न रोशनी का सुराग। भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी, इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर। मैं जानता हूं मेरी हमनफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। रोजी रोटी चलाने के लिए शुरू शुरू में उसने छोटे छोटे स्टेज शो, मॉडलिंग के काम, यहाँ तक कि स्पॉट बॉय से लेकर लाइटमैन तक के सारे काम किए। न जाने कितनी रातें उसने खुले आसमान के नीचे बिना किसी बिछौने के गुजारी। अपने हुनर और लुक्स की वजह से उसे सफलता मिलने लगी। छोटे छोटे इश्तहारों से शुरू हुआ उसका सफ़र, टीवी और फिर फिल्म तक पहुंच गया। धीरे धीरे उसके विषय में अखबारों में छपने लगा, टीवी पे इंटरव्यूज़ आने लगे। जब उसकी माँ ने पहली बार अपने बेटे को टीवी पर देखा, तब वह सैनिकों के विषय में एक डायलॉग बोल रहा था। उसकी संवाद की गंभीरता और अदायगी को देखकर माँ की आंखों में आंसू आ गए। सरहद पर गोली खाकर जब टूट जाए मेरी सांसें, मुझे भेज देना यारो मेरी बूढ़ी माँ के पास। बड़ा शौक था उसे मैं घोड़ी चढ़ूं, ढम ढम ढोल बजे तो ऐसा ही करना। मुझे घोड़ी पर ले जाना, पूरे गांव में घुमाना, ढोल बजाना और मेरी माँ से कहना, बेटा दूल्हा बनकर आया है, बहू नहीं ला पाया तो क्या, बारात तो लाया है। मेरे बाबूजी पुराने फौजी हैं, बड़े मनमौजी हैं। कहते थे बेटा तिरंगा लहरा कर ही आना या तिरंगे में लिपट कर आना। कह देना उनसे मैंने उनकी बात रख ली, दुश्मन को पीठ नहीं दिखाई, आखिरी गोली भी सीने पर खाई है। मेरे छोटे भाई से पूछना क्या मेरा वादा निभाएगा। मैं सरहद पर बोल कर आया था कि एक बेटा जाएगा तो दूसरा बेटा आएगा। मेरी छोटी बहना, उससे कहना मुझे याद था उसका तोहफा, लेकिन अजीब इत्तेफाक हो गया, राखी से पहले भाई राख हो गया। वो कुएं के सामने वाला घर, 2 घड़ी के लिए वहां जरूर रुकना। वहीं तो रहती है जिसके साथ जीने मरने की कस्में खाई थी मैंने। उससे कहना भारत मां का साथ निभाने में उसका साथ छूट गया। एक वादे के लिए दूसरा वादा टूट गया। बस एक आखिरी गुजारिश है, मेरी आखिरी ख्वाहिश, मेरी मौत का मातम न करना। मैंने खुद से यह शहादत चाही है। मैं जीता हूं मरने के लिए, मेरा नाम सिपाही है। देखते ही देखते वह एक हरदिल अजीज सितारा बन गया। इस दौरान वह अपनी माँ और दीदी के टच में रहता, पर घर कभी नहीं आया। जब माँ उसे कहती तो वह बोलता कि मेरा भी दीदी के बच्चों से खेलने का, आपकी डांट सुनने का बहुत मन है माँ, जब तक डैडी वहाँ पर हैं मैं नहीं आ सकता। एक और भी शख्स था जो प्रशांत की सफलता से खुश था। जब पहली बार प्रशांत को टीवी पर देखा तो प्रभाकर ने ऑफिस में मिठाइयाँ बंटवाई। हाँ, घर में कभी जिक्र नहीं किया, सख्त होने का मुखौटा जो पहना था। मैं गलत हूँ यह मानने से डर लगता था, पर मन ही मन खुशी भी होती। वह दिल की सारी बात अपने बाल सखा राघव को बताते थे। वे कहते, देखो राघव, जिंदगी में पहली बार मुझे गर्व है कि मैं गलत था। मेरे बेटे ने मुझे गलत साबित कर दिया, मुझसे कहीं बड़ी सफलता हासिल की, मेरे सीने को गर्व से चौड़ा कर दिया है उसने। एक दिन रोज की भांति प्रभाकर लॉन में बैठे आराम कुर्सी पर अखबार पढ़ रहे थे। तभी दूर से उन्होंने एक बड़ी सी गाड़ी आती
देखी, उस कार ने उन्हीं के अहाते में प्रवेश किया और उसमें से प्रशांत बाहर आया। प्रशांत ने अपना काला चश्मा उतारकर प्रभाकर की तरफ देखा। उसकी आंखों में घमंड और गुस्सा था। प्रभाकर से बिना एक शब्द बोले वह घर में घुस गया। घर में जैसे दिवाली आ गई। पुत्र को देखकर मां अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी। प्रशांत सबके लिए कुछ उपहार लाया, परंतु पिता के लिए कुछ भी नहीं। कुछ देर रुकने के बाद प्रशांत ने कहा, मां, मैं तुम्हें लेने आया हूं। लेकिन उसने पिताजी का जिक्र भी नहीं किया। सुधा स्वयं भी पुत्र के साथ रहकर उसका ख्याल रखना चाहती थी। वह डरे दिल से प्रभाकर के पास गई और हिचकिचाते हुए उनसे कहने ही वाली थी, पर इससे पहले वह कुछ कहती प्रभाकर ने खुद कहा, तुम ऐसा करो, प्रशांत के साथ चली जाओ, कुछ दिनों उसके साथ रहो, उसका ख्याल रखो। बेटा कितने सालों से अकेला है, उसकी फिक्र होती है मुझे। मैं इस साथ चल के उसका मूड खराब नहीं कर सकता। मैं यहाँ ठीक रहूँगा, तुम कुछ दिनों उसके साथ रहो। रात में प्रभाकर ने उन्हें रवाना तो कर दिया, पर उनके दिल में कुछ अजीब सी घबराहट रही। उसने सुधा का फ़ोन लगाया, पर फ़ोन सुधा ने उठाया नहीं। फ़ोन तो हमेशा उठा लेती है, क्या हुआ होगा? वह भी सोच ही रहे थे कि तभी एक अननोन नंबर से फ़ोन आया। उस तरफ से आवाज़ ने उन्हें बताया कि प्रशांत की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। सुधा और प्रशांत दोनों हॉस्पिटल में एडमिट हैं। प्रशांत की पोजीशन क्रिटिकल है। कुछ देर के लिए प्रभाकर का दिमाग सुन्न पड़ गया। जैसे तैसे हिम्मत बटोरकर वह हॉस्पिटल पहुंचे। करीब 10 दिन बाद प्रशांत को होश आया। धीरे धीरे आंखें खोलकर देखा। सिराहने पर माँ, दीदी, बच्चे, जीजू और प्रभाकर के परम मित्र राघव बैठे हैं, परंतु प्रभाकर नहीं है। न चाहकर भी उसे बहुत बुरा लगा। बहुत साल तक अपने आप को यह कहने के बावजूद भी कि उसके पिता उसके दुश्मन हैं, आज मुसीबत के पल में उसकी आंखें उन्हें ही ढूंढ रही थी। जैसे बचपन में वह उसे संभालते थे, उसे महफूज होने का एहसास दिलाते थे। उसे लगा कि आज जब वह बिखरा हुआ है, उन्हें देखकर उसे अच्छा लगेगा। कुछ दिन और बीते, परंतु प्रभाकर उसे देखने नहीं आए। धीरे धीरे प्रशांत की क्षमता लौट आई और उसका पिता के लिए क्रोध भी लौट आया। कितने घमंडी आदमी है मेरे पापा, वह सोचता था। जिस दिन प्रशांत डिस्चार्ज हुआ, उसे लेने राघव आए। पापा को आज भी समय नहीं मिला, तुम्हारे पापा को कुछ आवश्यक कार्य था। प्रशांत, हम दोनों को ही तुम्हारी फिल्म्स और तुम्हारे सीरियल बहुत पसंद आते हैं। तुम्हारे प्रोग्राम देखकर हम घंटों तुम्हारी ही बात करते हैं। तुम्हारे पापा कहते हैं, कितनी अच्छी एक्टिंग करता है मेरा बेटा। झगड़ा करके गया था, लेकिन खुद से कुछ बनकर दिखाया है उसने। राघव ने कहा कि उन्होंने कभी प्रभाकर को इतना खुश नहीं देखा है। देखते ही देखते घर आ गया। प्रशांत स्टिक के सहारे गाड़ी से नीचे उतरा। न चाह कर भी उसकी नज़र लॉन पर पड़ी, उस आराम कुर्सी पर पड़ी जहां उसके पिताजी अक्सर चाय की चुस्कियों के बीच अखबार पढ़ा करते थे। जाने क्यों वह उन्हें देखना चाहता था। वो अभी भी उनसे नाराज था, पर आज पहली बार दिल खोलकर सब कुछ कह देना चाहता था। कई सालों बाद वह अपने पिता को वापस चाहता था। लेकिन जैसे ही वह घर में घुसा, घर की दरो दीवार उसे एक खामोश जुगम का इजहार करती हुई दिखी। उसने गर्दन घुमाई, टेबल की ओर देखा तो वह देखता रह गया। उसे चक्कर आने लगे, उसके पैरों तले से जमीन सरकने लगी। उसके घुटनों ने उसका साथ छोड़ दिया। वह गिरने लगा, परंतु राघव ने तुरंत आकर उसे संभाल लिया। सामने उसके पिता की तस्वीर थी, जिस पर चंदन की माला चढ़ी हुई थी। उसने माँ की ओर देखा। वह चाहता था कि वह हंसते और बोले कि ये एक मजाक है, पर माँ की आंखों में आंसू थे। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बड़ी मुश्किल से प्रशांत इतना ही पूछ पाया, कैसे माँ, कब? माँ ने एक खत उसकी तरफ बढ़ा दिया। कांपते हाथों से प्रशांत ने
वह खत खोला, उसमें लिखा था, प्रिय बेटा प्रशांत, मैं गलत था, तुम सही थे, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी प्रतिभा को समझ नहीं पाया। तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की जगह मैंने तुम्हारा हाथ छोड़ दिया। उस दिन जब तुम घर से जा रहे थे, मैं तुम्हें रोकना चाहता था। मुझे लगा जैसे मेरे दिल का एक टुकड़ा मुझसे दूर जा रहा है, पर मैंने अपने घमंड को हावी होने दिया और तुम्हें जाने दिया। बेटा, मुझे माफ करना। शायद मैं उतना ऊंचा सोचने के काबिल ही नहीं था। सच में तुम इतने बड़े स्टार बनोगे मैंने कभी नहीं सोचा था। तुमने सच में मुझे हरा दिया है, लेकिन इस हार में भी कहीं मेरी जीत है। मैं तो बस तुम्हें सफल देखना चाहता था ना, और तुमने मेरा सपना पूरा कर दिया। एक्सीडेंट में तुम्हारी किडनी क्षतिग्रस्त हो गई है। तुम्हारा ब्लड ग्रुप रेयर है, लेकिन मुझसे तो मिलता ही है, क्योंकि मैं तुम्हारा बाप जो हूं। मैं तुम्हें अपनी किडनी दे सकता हूं। बेटा, डॉक्टर ने मुझे बताया है मेरी उम्र के कारण किडनी देने में मुझे नुकसान हो सकता है, पर वक्त बहुत कम है और कोई दूसरा ऑर्गन डोनर का इंतजार हम कर नहीं सकते हैं। अभी मुझे बहुत जीना है। तुम्हारी शादी करनी है, तुम्हारे बच्चों को खिलाना है, तुम्हारी बहन को प्रोग्रेस करते हुए देखना है, तुम्हारी माँ को तुम लोगों पर इटलाते हुए देखना है। इसलिए मैं तुम्हें कुछ होने भी तो नहीं दे सकता। कई साल पहले तुम्हारा हाथ छोड़ दिया था मैंने। अब दोबारा वह गलती नहीं करूंगा। मैं खुश हूं। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो तुम दीदी, माँ, बच्चों और जीजू का ख्याल रखना और सफलता पाना, पर हमेशा विनम्र रहना, मेहनत करना, लोगों की मदद करना, खुश रहना और अपने बच्चों पर ख्वाहिशें थोपने की जगह उनको उनके दिल की करने देना। मेरी गलती मत दोहराना। बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए उन्हें स्वच्छंद पक्षी की तरह उड़ान भरने के लिए बस सहारा भर देना चाहिए। मैं जहां भी रहूंगा हमेशा तुम्हें देखता रहूंगा, तुम्हारा ख्याल रखूंगा, और कभी हिम्मत की जरूरत हो तो अपना दिल टटोल कर देखना, मैं आसपास ही दिखूंगा। तुम्हारा पापा। खत पढ़ते पढ़ते प्रशांत की आंखों में आंसू आ रहे थे, लेकिन वह उन्हें पोंछकर फिर से पढ़ने लगता। मां ने उसे बताया, प्रभाकर का शरीर किडनी की कमी को बर्दाश्त नहीं कर पाया और वह चल बसे। प्रभाकर खत के लफ्जों को हाथ से छूने का प्रयास कर रहा था। आज उसे पता चला उसके डैडी उससे कितना प्यार करते थे। उन्होंने हंसते हंसते अपनी जान उसके लिए दे दी। अपने पिता की तस्वीर की ओर देखने लगा। रिश्तों पर पड़ी हुई धूल अब साफ हो गई थी, धुंध छट गई थी।